हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर आज की क्लास में हम आए हैं। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया हुआ है। 17 क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको एरर पार्ट पहचानना है। लिखा हुआ एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइट। देखिए बच्चों, दोस्तों ये एवरीवन है, एवरीवन ऑलरेडी इन सिंगुलर नंबर। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लव नहीं होकर के क्या होगा, यहाँ पर होगा लव्स। इसका मतलब एरर पार्ट किस में है दोस्तों? एरर पार्ट है ये एरर पार्ट है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड, अर्थात सी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। यहाँ पर भी आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में एरर पहचानना है। एरर कहाँ पर है, कौन सा एरर स्पॉट है इसमें? इस पार्ट में 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी, ये पार्ट सी और पार्ट डी। आपको इसमें एरर पहचानना है। ईदर, प्रेज और ब्लेम। यहाँ पर देखो ईदर और जब ईदर और या नीदर नॉर का प्रयोग होता है तो सिंगुलर नंबर में वर्ब होती है। यहाँ पर देखो सीम लिखा हुआ है, सीम ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, SEEMS, सीम्स होगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलता है। जब सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो वर्ब को भी एक वचन होना चाहिए। जब सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो वर्ब को भी बहुवचन का होना चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा। तो यहाँ पर एरर स्पॉट किस में है? सेम बी में एरर स्पॉट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इन 4 सेंटेंस में एरर पार्ट कौन सा है, एरर सेंटेंस कौन सा है, पढ़ करके देखते हैं। यू हैव 20 रुपीज। अगला है आई हैव 10 रुपीज नोट्स। फिर है इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। लास्ट है मैन काइंड इज डिमेंटेड। अब आपको इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है पहचानना है। यू हैव 20 रुपीज तो सही है। आई हैव 10 रुपीज नोट्स ये भी सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी ये गलत लग रहा है। यहाँ पर सी एरर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर होगा टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एस गलत हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो एरर पार्ट कौन सा है, तो एरर पार्ट सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली या फिर योर्स सिंसियरली या फिर योर्स सिंसियरली। आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। सबको पता है जब हम लोग एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो इस प्रकार से लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ए नंबर इज करेक्ट। ये योर्स सिंसियरली। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लाउज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको सही से नाउन क्लाउज चूज करना है। चीटिंग, द स्टेटमेंट दैट यू शुड चीट मी, इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग। सेंटेंस को पढ़ते हैं। हर्ट्स मी, चीटिंग हर्ट्स मी नहीं हो सकता है। द स्टेटमेंट हर्ट्स मी नहीं हो सकता है। दैट यू शुड चीट मी, यहाँ पे नाउन क्लॉज खोजना है ना। नाउन क्लॉज में क्या होता है दोस्तों? नाउन क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन का कार्य करता है। सब्जेक्ट है नाउन का कार्य करता है। तो यहाँ पर दैट यू शुड चीट मी हो जाएगा। ये दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। बताएं इसका इसका ये इडियम्स है टू 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 थ्रो अप द स्पॉन्ज। इसका मीनिंग क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें तो कोई सही नहीं लग रहा दोस्तों। इसमें ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। एक्चुअल में टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है टू गिव अप अ कॉन्टेक्स्ट या टू नॉलेज डिफीट, जो कि इनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा है। तो इसलिए नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स। चलिए बताना है आपको बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स दोस्तों होता है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन से परे होना, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। आगे है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वी रेयरली सी अ लायन, वी स्कार्सली सी अ लायन, ही प्लेड गुड, ही लिव्स माइजरली। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ऑफ कोर्स यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो वी रेयरली सी अ लायन सही लगता है, क्योंकि वी स्कार्सली सी अ लायन नहीं होता है। वी प्लेड गुड, वी प्लेड वेल होता है, गुड नहीं होता है। ही लिव्स माइजरली भी नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वी रेयरली सी अ लायन। आगे बढ़ते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, उसको पढ़िए एक बार। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। दे प्योर्ड वाटर ऑन अस, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सबको पता है पैसिव वॉइस के लिए पहले ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो दो पहले ही अलग हो गए क्योंकि वी हो ही नहीं सकता पहले। चलिए वाटर चूंकि पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर वाज या वर्क का प्रयोग होता है। पता है ना इतना, तो वाज या वर्क का प्रयोग होना है। तो वाटर वाज प्योर्ड ऑन अस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा कि वाटर वाज प्योर्ड ऑन अस। यहाँ पर बाय देम लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बाय देम लगाना कोई जरूरी नहीं होता इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया गया, पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइंड। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू इटैलाइज्ड पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। ऑप्शन नंबर डी द आंसर। तो यहाँ पर आपको सामने कहने का तात्पर्य हुआ कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में जो ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन वर्ड है, आपको इसको सही मीनिंग बताना है। चलिए तो टेल ही आउट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड। सही ऑप्शन आपको आपके सामने दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, आपको चूज करके बताना है। दोस्तों अगर इसके हम सेंटेंस की बात करें, इसके भाव के अकॉर्डिंग बात करें तो वास्तव में ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट, आता है ना इस प्रकार से। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा दोस्तों। और पास्ट परफेक्ट में हैव टोल्ड का प्रयोग होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैव टोल्ड का प्रयोग होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड। बताइए स्मॉल कलर्ड फ्लैग का कलेक्शन क्या कहलाता है। स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स का कलेक्शन क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग जो है दोस्तों बाउंटिंग कहते हैं। बाउंटिंग, यहाँ बाउंटिंग का मतलब होता है ध्वज पट। बाउंटिंग का मतलब होता है ध्वज पट। ये बाउंटिंग का मतलब होता है ध्वज पट। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। चलिए इसको आपको बताना है। कई सारे विकल्प आपके सामने दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कह रहा था स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। सिमेंटिक्स होगा या कॉम्प्रिहेंशन होगा या इटिमोलॉजी होगा या प्रॉग्मेटिक होगा। तो ऑफकोर्स वो प्रॉग्मेटिक होगा। प्रॉग्मेटिक मतलब होता है उपयोगितावाद। प्रॉग्मेटिक मीन्स होता है उपयोगितावाद। ये प्रॉग्मेटिक मीन्स होता है उपयोगितावाद। तो इस प्रकार से इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज ये प्रॉग्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको 4 सामने वर्ड दिए गए हैं, है एक ही चीज, केवल स्पेलिंग का डिफरेंस आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। रेनासेंस, रिकॉनेसेंस, पहला विकल्प भी सही होगा दोस्तों। ये रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस, RECONNAISSANCE, रिकॉनेसेंस मीन्स होता है एक प्रकार से टोह करना। टोह समझते हैं ना, टोह, हाँ, सर्वेक्षण करना, एक प्रकार से टोह करना। हाँ, चलिए अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ और वर्ड थे, जैसे हमने ये ले लेते हैं अपने सामने, कुछ और वर्ड थे जो हमने छोड़ दिए हैं, जिससे इसे मैंने बताया भी आपको, प्रॉग्मेटिक। तो प्रॉग्मेटिक मीन्स होता है एक प्रकार से उपयोगितावाद। दूसरा वर्ड इसमें और ले लीजिए, सेमेंटिक्स। क्या होता है दोस्तों? सेमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ, अर्थ विज्ञान। सेमेंटिक्स का मतलब होता है ये अर्थ विज्ञान। ये सेमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान। और दूसरा आता है इसमें, देखिए ये एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द साधन। ये शब्द साधन, शब्द साधन। और क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में समझ, अर्थात पैराग्राफ पढ़ करके उसको समझ करके क्वेश्चन आंसर करना ना, उसी को बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, ये होता है। चलिए, तो हमने अभी क्या जाना? ये रिकॉग्निशंस मीन्स होता है टोह करना या सर्वेक्षण करना। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, आई सेड टू हिम, डू यू नो माई नेम। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। आई आस्क्ड हिम, देखिए ध्यान देना, समझने की बात होती है, हमको बहुत समय इसको विकल्प पढ़ करके नहीं लगाना है, ऑप्शन पढ़ कर नहीं लगाना है, बल्कि हमको नियम पे जाना है। यहाँ पर हमको देखना है रिपोर्टेड स्पीच क्या कहता है। रिपोर्ट इसमें हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब टाइप है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप है, तो ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे इफ या वेदर से शुरू करना है। तो सेट टू बदलेगा आस्क्ड में, तो आई आस्क्ड हिम। इसके बाद इफ या वेदर, तो पहले ये गलत हो गया। दूसरा आई आस्क्ड हिम इफ, इसको देखते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ, यहाँ पर देखिए इफ, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये ही है, हिम है, तो हो जाएगा ही। कहीं पे ही लिखा हुआ है नहीं, ये भी विकल्प गलत हो गया। आई टोल्ड हिम वेदर, यहाँ तक सही जा रहे हैं हम लोग। वेदर ही न्यू, वेदर ही न्यू। यहाँ पर तो गलत हो रहा, टोल्ड लग गया पहले भाई, तो ये भी गलत हो गया। अब डी में आते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ, देखो यार ये सही विकल्प लग रहा है, तो फाइनली कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। आई आस्क्ड हिम इफ यू न्यू माय नेम। चलिए 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनमें से 4 विकल्प में से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पहला है राइट इन इंक, ये तो सही लग रहा है। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ये भी सही लग रहा है। ही वेंट नियर द स्टेशन, ये कुछ गलत लग रहा है। आगे देखते हैं। ही वॉज अ फेवरेट विथ हिज फ्रेंड्स, ही वॉज अ फेवरेट विथ हिज फ्रेंड, ये भी सही लग रहा है। तो इस प्रकार से अगर कहें कौन सा गलत है, तो विकल्प नंबर सी गलत है। क्यों गलत है? ही वेंट नियर द स्टेशन, यहाँ पर नियर नहीं लगाना होता है। इसका नियम होता है नियर और नियरेस्ट जो है, डू नॉट यूज यूजुअली गो बिफोर अ नाउन। अर्थात जब हम नाउन की ओर बात करते हैं तो हम लोग नियर या नियरली का प्रयोग नॉर्मली नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते हैं क्या, ही वेंट द स्टेशन, बस। ठीक है ना? तो एरर यहाँ पर कौन सा है? सी ऑप्शन में एरर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 32, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन क्वेश्चन गिवन बिलो पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इटैलिसाइज्ड अंडरलाइन बिलो द गिवन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस। चल समझ गए, पुरानी चीजें ही हैं, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं होना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। चलिए, कहने का मतलब क्या हुआ? दे केप्ट द आइडिया सीक्रेटली। यहाँ पर आपको सेक्रेटली होगा कि क्या होगा? सेक्रेटली होगा, सेक्रेटिव होगा, सीक्रेट होगा, या फिर सेक्रेटिवली होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। कोई ज़रूरत नहीं कुछ चेंज करने की, आपको बताना है। 32 में सेक्रेटिव नहीं हो सकता है, सीक्रेट ये सही लग रहा है, सीक्रेट ये भी नहीं होगा। तो कहीं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सेक्रेटली नहीं होगा, सेक्रेट होगा। ठीक है ना? ये तो गलत ऑलरेडी है, तो पूछ रहा है सही क्या होगा। यहाँ पर सेक्रेट सही होगा। क्यों सही होगा? जो नाउन आइडिया का कॉम्प्लीमेंट है, एक प्रकार से पूरक है। ठीक है ना? इस सेक्रेट जो है एडजेक्टिव है। सेक्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, जो नाउन आइडिया का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, इसलिए सेक्रेट होगा। दे केप्ट द आइडिया सेक्रेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। सेंटेंस को एक एक पढ़ के देखते हैं। देखो पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा है प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक आप कृपया इंतजार करना। ये हमारा है एक प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस। जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, है ना। रिक्वेस्टेड तो सब में दिया हुआ है, वैसे रिक्वेस्टेड अर्ज रिक्वेस्टेड सब में दिया हुआ है। और आगे देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड टू। यहाँ पे दैट पहले हट गया, यहाँ पे दैट भी नहीं होगा, यहाँ पे वेदर भी नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। वेरी गुड, पहले सिंपल सा मिल गया हमको। तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, सिंपल सा है, डी विकल्प इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है चूज द वर्ड गिवन इज अपोजिट इन मीनिंग। आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट बताना है। चलिए 34 नंबर, इसका अपोजिट आपको बताना है। क्या लिखा है, पहला क्या है, स्टेबर्न लिखा है, डॉस्ड है, अमेनेबल है या फिर रिजिड है, आपको बताना। पहले ऑप्टिमेट का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है ना दोस्तों। ऑप्टिमेट का मतलब होता है एक प्रकार से जिद्दी होना। ऑप्टिमेट का मतलब होता है ये, ऑप्टिमेट मीन्स जिद्दी होना। और अब जिद्दी का अपोजिट आप बता सकते हैं। जिद्दी का अपोजिट एक प्रकार से जिम्मेदार होना है ना। एंटोनिम क्या होगा इसका, जिम्मेदार होना। जिम्मेदार होना, एक एक मीनिंग पहले खोजते हैं। स्टेबर्न मीन्स क्या होता है, जिद्दी होता है। तो जिद्दी होता है तो जिद्दी तो अपोजिट हुआ नहीं, जिद्दी तो पहले ही तो गलत हो गया। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, डॉस्ड है। डॉस्ड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हठी होना। और हठी का मतलब ये होता है जिद्दी होना, ये भी विकल्प नहीं होगा। फिर क्या है, इमेनेबल। इमेनेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिम्मेदार। इमेनेबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। अब जिम्मेदार, हाँ ऑफ कोर्स जिद्दी का, जिद्दी या फिर जिद्दी का जिम्मेदार हो सकता है। रिजिट, रिजिट मीन्स भी होता है जिद्दी या कठोर। तो पूरा मिला करके ये ऑब्स्टिनेट का अपोजिट हो जाएगा इमेनेबल, जिम्मेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 का चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट इन द मीनिंग। आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है, ये मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। नीरस, बोरिंग, मोनोटोनस है, नीरस है। अब एक एक वर्ड देखते हैं पहले। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, उत्तेजना। एक्साइटिंग मीन्स होता है ये, एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्तेजना। दूसरा है ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है एक प्रकार से सुनसान। फिर क्या है, टीडियस। टीडियस का मतलब ये होता है नीरस। फिर क्या बच रहा है, अनइवेंटफुल। अनइवेंटफुल का मतलब होता है एक प्रकार से ऊंचा नीचा। चलिए अब आपको बताना है, नीरस तो सुनसान, ये भी इसी का सिनोनिम्स हो गया। टीडियस भी सिनोनिम्स हो गया। ये एक प्रकार से अनइवेंटफुल तो कुछ नहीं हुआ। तो इसका अपोजिट, नीरस का अपोजिट उत्तेजनापूर्ण हो सकता है। तो पूरा मिलाकर के मोनोटोनस का अपोजिट हो जाएगा एक्साइटिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 भी यही चीज कहता है कि यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी आपको अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैकबेथ इज अ मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणा। रिपल्सिव का मतलब होता है ये, घृणास्पद। चलो अर्थात घृणा करने लायक, रिपल्सिव। तो इसका आपको बताना है अपोजिट। तो एक एक का मीनिंग देखते हैं। पहले लिखा हुआ है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है दोस्तों भद्दा। एक एक करके देखते हैं। दूसरा है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, ये आकर्षक। फिर है अगली। अगली का होता है कुरूप। चलिए और एक और बच रहा है, एक और बच रहा है क्या ये, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है दोस्तों घृणित। ये अब आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए बहुत ज़्यादा लिख गया है लेकिन समझना पड़ेगा आपको ना। तो हमको खोजना क्या है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद। और इसका आपको बताना है एंटोनिम्स, विलोम शब्द, अपोजिट बताना है। आकर्षक ही होगा भाई, जो कुरूप हो या घृणास्पद का आकर्षक होगा, क्योंकि कुरूप, घृणित और भद्दा ये सब एक प्रकार से इसके सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स क्या बच रहा है, अट्रैक्टिव। तो पूरा मिलाकर के रिपल्सिव का अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्टिव। रिपल्सिव मीन्स घृणास्पद, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट फॉर्म आ रहा है। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, माय मदर सेड। मेरी माँ ने कहा कि आप किसी से मत कुछ कहना। माय मदर सेड यू मस्ट नॉट टेल। देखो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, माय मदर वार्न, हाँ माय मदर, मेरी मदर
वार्न देती है, वार्न्स तो हो ही नहीं सकता है, पहले हट गया। माई मदर वार्नड, कितना तक सही हो रहा है? वार्न मी नॉट टू टेल टू एनीवन, नॉट टू टेल टू एनीवन नहीं, ये गलत हो गया। माई मदर वार्न मी नॉट टू टेल एनीवन, ये हो सकता है भी। माई मदर वार्न मी दैट, माई मदर, हाँ, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, आई मस्ट नॉट नहीं, तो असर रुक देखना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता है। माई मदर, टू तो लगेगा ही नहीं इसमें। माई मदर वार्न मी दैट आई मस्ट नॉट टू टेल, नहीं, ये विकल्प सही है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। माई मदर वांट मी नॉट टू टेल एनीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, आई हैव अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल। क्या करना है इसको? टू शो ओमिशन, आई हैव विल बी रिटन एज, यहाँ पर ओमिशन आपको बताना है। आई हैव को हम कैसे लिख सकते हैं? आई हैव को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? शॉर्टकट में लिखा जाता है ना इसको, वेरी गुड। जैसे ऑफ कोर्स तो सबको तो पता ही होगा आई हैव को ऐसे लिखा जाएगा, ये डी ऑप्शन इज राइट। लेकिन कुछ और देख लेते हैं, जैसे आई एम को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसको हम लिखते हैं आई एम। जैसे यू आर लिखा हुआ है, यू आर, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ये यू आर। जैसे ही इज लिखा हुआ है, जैसे ही इज लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ही इज। जैसे कॉल ले लीजिए, तो आई हैव तो पता ही है सबको ना, हैव आई हैव को हम कैसे लिख सकते हैं? आई हैव को हम लिख सकते हैं आई हैव, ठीक है ना? तो कौन सा विकल्प सही है? आई हैव, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको इसमें से बताना है, पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको इसमें से बताना है। while I was cooking the while cooking the baby, her mother and the cat were sleeping, नहीं, while I was cooking the baby, her mother and, नहीं, while I was cooking the baby, her mother and her mother and the cat were sleeping, while I was cooking the baby and her cat were sleeping, this is the right answer। मदर कुक थोड़ी ना करेगी, बेबी को कुकिंग करेगी क्या? तो कुकिंग करते रही बेबी, द बेबी, हर मदर एंड कैट सोते रह गए ना, इस तरह से। तो विकल्प जो है इसमें डी ऑप्शन से होगा। यहाँ पर देखो ना, वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी, जब मैं बेबी को कुकिंग कर रहा था, नहीं, वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी नहीं, वाइल आई कुकिंग द बेबी नहीं हो सकता है। तो विकल्प कौन सा होगा? वाइल आई वाज कुकिंग, जब मैं कुकिंग कर रहा था तो बच्चा, ब्रदर, उसका भाई और द कैट सभी सो रहे थे, है ना? चलिए, मदर बोल रहा था, क्या नहीं, ब्रदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो लिखिएगा। हाँ, प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर में क्या होता है? किसी व्यवसायिक सेवा को प्रदान करने वाला प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है ना? दूसरा क्या है विकल्प बी में? पहले देखते हैं इसमें सही कौन सा। प्रैक्टिशनर तो सभी लिखा है, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर, लेकिन स्पेलिंग कौन सा सही भाई साहब? ऑफ कोर्स प्रैक्टिशनर ये वाला सही, PRACTITIONER, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एरर स्पॉट बताना है। मेनी अ मैन, क्वेश्चन कह रहा है मेनी अ मैन हैज सक्यूम्ड टू दिस टेम्पटेशन। चलिए आपको बताना है इसमें कहाँ पर एरर है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अच्छा, मेनी अ मैन, ये सिंगुलर नंबर दर्शा रहा है ना? सही तो है, सब कुछ तो सही है ऑफ कोर्स। तो इसमें नो एरर, यस, वेरी गुड, नो एरर। मेनी अ मैन हैज सक्यूम्ड टू दिस टेम्पटेशन, सही तो है, इसमें नो एरर, इसमें सब सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। यहाँ पर आपको एरर बताना है। हाँ, तो देखिए लिखा हुआ है, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। A time slot of 15 minutes are allotted, नहीं, इज अलॉटेड होगा दोस्तों, इज अलॉटेड, क्योंकि टाइम को क्या किया गया है? एक
स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स दैट शोज स्पेस फ्री क्वांटिटी। ये एक प्रकार से स्पेस फ्री क्वांटिटी को दिखा रहा है ना। स्पेस फ्री क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, एक 20 मिनट का एक समूह बना दिया गया है कि एक भाग है ये 20 मिनट का, आपको इतने बोलना है। तो यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर 43 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक्सेसिव है, इटिनरी है, सर्वेलांस है और इंडेंसिबल है, इंडिस्पेंसिबल है। इसमें से स्पेलिंग आपको बताना है, करेक्ट स्पेलिंग किसका है। करेक्टली स्पेल्ड ये होगा। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स क्या होता है दोस्तों, अनिवार्य। ये इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य। चलो कुछ और मीनिंग देख लेते हैं। या इसका स्पेलिंग होता है EXCESS, यहाँ पे एक सी हट जाएगा। EXCESSIVE। एक्सेसिव मीन्स होता है ये अत्याधिक। इसके बाद एक और देखिए, ये इटिनरेरी होता है, ITINE। ये स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ITINERARY। इटिनरेरी मीन्स होता है दोस्तों ये यात्रा कार्यक्रम, ठीक है ना। और एक बचा हुआ है क्या, सर्विलांस। सर्विलांस में होता है निगरानी, सर्विलांस। इसका स्पेलिंग होता है SURV, हाँ SURVELL। यहाँ पे ए है ना, इसको ई बना देंगे, SURVEILLANC। सर्विलांस में होता है निगरानी। सर्विलांस पे फोन लगा हुआ है इस तरह, निगरानी। तो पूरा मिला करके इसमें से करेक्ट स्पेल कौन सा है, ये नहीं सॉरी, करेक्ट स्पेल कौन सा है, ये इंडिस्पेंसिबल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको बताना है, लिखा हुआ है। चलो इसमें करेक्ट स्पेल आपको बताना है, रिगोरस, ट्रिचरस, ट्रीटमेंट, ओमिनियस। तो ये सही विकल्प है। रिगोरस यहाँ पर सही विकल्प है। रिगोरस मीन्स होता है दोस्तों कठिन। रिगोरस का मतलब होता है कठिन, ठीक है ना। दूसरा क्या अपना सामने है, ये ट्रीचरस। ट्रीचरस मीन्स होता है एक प्रकार से नमक हराम, लेकिन इसकी स्पेलिंग है TREACH TRE। यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है ट्रीचरस मीन्स क्या होता है, नमक हराम। चलो इसको देखते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का स्पेलिंग गलत है, TREATE होता है, TREATMENT। यहाँ पे ए नहीं रहेगा, MENT। ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज या उपचार, ये हो गया इलाज। फिर इसके बाद क्या है, होमिनियस। होमिनियस में ऐसा नहीं होता है, सिंगल एम होता है, OMINOUS। OM एक हटा दो, OMIN, यहाँ पर OUS, ओमिनस। यहाँ पर ओमिनस का मतलब होता है अमंगलकारी, अमंगल। ये हो गया एक प्रकार से। तो पूरा मिला करके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा रिगोरस, जिसका मतलब होता है कठिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 स्पेलिंग्स आर गिवन फॉर अ वर्ड, पिक द राइट चॉइस विच हैज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बताना है वैक्यूम, 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 वैक्यूम सभी है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, लेकिन वैक्यूम का सही स्पेलिंग कौन सा है आपको बताना है। दिस इज द राइट आंसर, VACWM, VACWM। वैक्यूम यहाँ पर सही है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जिसे हम कह सकते हैं शून्य स्थान। क्या कह सकते हैं, शून्य स्थान। तो देखते हैं, आज 45 तक बहुत है, इसके बाद अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।